डीडी किसान, बदलते भारत की शान। थैंक यू। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मोदी सरकार में 6 गुना बढ़ा कृषि बजट, एमएसपी के दामों में हुई कई गुना वृद्धि, किसानों की लागत हुई कम, बढ़ा उत्पादन, विभिन्न योजनाओं के चलते उत्पादन और आमदनी दोनों में हुई वृद्धि। राजस्थान के किसान 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं फसल बीमा। कुल बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम किसानों को देना होगा। सरकार की अधिसूचना के अनुसार फसल बीमा कराना है स्वैच्छिक, ऋणी कृषक को बीमा न कराने के लिए देनी होगी लिखित सूचना। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर की 6.41 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद। 2.75 लाख किसानों को 4,820 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। सरकार द्वारा खरीदी गई दालों में 2.49 लाख मीट्रिक टन मसूर, 43,000 मीट्रिक टन चना और 3.48 लाख मीट्रिक टन मूंग शामिल। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पंजाब में तेज शीतलहर की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बरकरार। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। कृषि और किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से राज्यों के साथ मिलकर कई कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है। इसमें किसानों के उत्पादन की लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और किसानों को उचित दाम दिलाना है। पिछले 10 वर्षों की बात अगर करें तो मोदी सरकार में कृषि के बजट को करीब 6 गुना बढ़ाया गया है और एमएसपी के दामों में कई गुना वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों पर पेश है ये खास रिपोर्ट। देश में करीब 65% लोग कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ऐसे में मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता कृषि क्षेत्र और किसानों का उत्थान रहा है। पिछले 1 दशक की बात करें तो कृषि को तकनीक और अनुसंधान से जोड़कर केंद्र सरकार ने किसानों की दिशा और तस्वीर को बदलने का बड़ा कार्य किया है। कृषि क्षेत्र में आवंटित होने वाले बजट की बात करें तो वर्ष 2013-14 के मुकाबले 6 गुना वृद्धि होकर अब 1,22,528.77 करोड़ रुपए हो गई है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते उत्पादन और आमदनी दोनों में वृद्धि हुई है। किसानों को लाभकारी आय और आय समर्थन के माध्यम से किसानों का कल्याण कर रही है। कृषि में विविधीकरण, सतत कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना और किसानों के नुकसान की भरपाई, किसानों की आय बढ़ाने की रणनीतियों में शामिल है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन पर ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम एमएसपी के दाम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे और तब से घोषित हो रहे हैं ये लगातार। मोदी सरकार 24 फसलों पर उत्पादन की लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। वर्ष 2023-24 में रबी सीजन में 6.41 लाख मिलियन टन
दालों की एमएसपी पर खरीदी हुई, जिसमें 4,820 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। इसके अलावा 12.19 लाख मिलियन टन तिलहन की खरीदी एमएसपी पर हुई, जिसमें 6,900 करोड़ रुपए किसानों के खातों में गए। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और सोइल हेल्थ कार्ड जैसी बड़ी योजनाएं किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल रही हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुणाल ने खुद और दूसरों के लिए पैदा किए रोजगार। कुणाल ने कोरोना में घर लौटकर शुरू की थी ड्रैगन फ्रूट की खेती। ड्रैगन फ्रूट्स की खेती से कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। कुणाल को देखकर दूसरे किसान भी कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती। बड़ी संख्या में मजदूरों को भी मिल रहा है रोजगार। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुणाल चौधरी ने अच्छे खासे पैकेज को छोड़कर अपने ही गांव में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी है। कुणाल का कहना है कि 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाने में 6 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष आमदनी होनी शुरू हो जाती है, जो 20 से 25 वर्ष तक लगातार होती रहती है। कुणाल अपने खेतों के साथ साथ आसपास के किसानों के खेतों में भी ड्रैगन फ्रूट लगवा रहे हैं। आजकल बाजार में ड्रैगन फ्रूट की काफी अच्छी मांग है और महंगे दामों पर भी ये बिकता है। ड्रैगन फ्रूट जो है एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, कम एरिया में किसानों को रिटर्न देने वाला फसल है और लंबे समय चलने वाला है, 20 साल का फसल है। तो मैंने इसी सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ड्रैगन फ्रूट का चुनाव किया और उसकी खेती को जो है मैंने स्टार्ट किया 2022 में। 2022 में मैंने 1 एकड़ से जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती का स्टार्ट किया है और वो अभी मेरे फार्म का 2 साल हो चुका है। तो इसमें क्या है कि 1 एकड़ में करीब 2000 पौधे लगते हैं और रिंग पोल की इसमें अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है इसमें खुद का स्ट्रेंथ नहीं होता है इस पौधे में, तो इसे सपोर्ट देने के लिए इसमें जो है रिंग पोल का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो प्रति एकड़ जो है 500 पोल लगते हैं और 2000 पौधे लगते हैं और किसानों को जो है प्रति पोल जो है इसमें 4 पौधे लगते हैं। तो इन सब को देखते हुए जो है प्रति एकड़ 6 लाख के आसपास का लागत जो है किसानों को इसमें लग जाता है इसको सेटअप करने में। ये क्या होता है कि ये 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी तरफ कुणाल के खेतों में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि रोजाना तकरीबन 10 मजदूर उनके खेतों में काम करते हैं, जिससे गांव के मजदूरों को रोजगार भी मिल जाता है और मजदूरी से अच्छा पैसा कमा लेते हैं। हम लोग का भी 10 लड़का का रोजगार मिला है। हम लोग भी कटिंग करके पैकिंग करते हैं, काम मिलता है सर बढ़िया रोजगार हमको मिला भी है। इसमें जो है 10 लड़का काम कर रहे हैं सर। ड्रैगन फ्रूट के आसपास के बाजारों के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी मांग बढ़ रही है। सरकार इसकी फसल के लिए अनुदान भी देती है। बिहार सरकार की तरफ से या उद्यान विभाग की तरफ से जो इसको बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर जो है इंडिविजुअली अगर कोई किसान लगाते हैं तो उसमें 3.5 लाख रुपए और क्लस्टर जैसे ग्रुप फार्मर्स अगर इसमें लगाते हैं तो 5 लाख प्रति हेक्टेयर तक किसानों को सब्सिडी दी जा रही है सरकार की तरफ से। इसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन का भी इसमें बढ़ावा दिया जाता है, जैसे हम लोग भी करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन से करते हैं, उसमें भी सरकार सब्सिडी देके को जो है इस फसल को आगे बढ़ाने में जोर लगाई हुई है। तो इसलिए किसानों को इसमें जुड़ना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुणाल चौधरी ने ये साबित कर दिया है कि अगर आदमी के अंदर इच्छा शक्ति और लगन है तो खुद और दूसरों के लिए वो रोजगार पैदा कर सकता है। कुणाल की मेहनत का असर आसपास के किसानों पर भी हो रहा है और वो भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करने लगे हैं और इस खेती से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान समाचार के लिए। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद पवार ने किसानों के एक समूह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने किसानों के एक समूह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राजस्थान के किसान 31 दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। योजना में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषक द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकता है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा कराया जाना स्वैच्छिक है, लेकिन ऋणी कृषक जो फसल बीमा नहीं कराना चाहते वह 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक व वित्तीय संस्था को लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। जिन किसानों ने 31 दिसंबर तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत कराया है, उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक
या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। जिन किसानों ने ऋण नहीं ले रखा है वे किसान नजदीकी CSC सिटीजन सर्विस सेंटर या किसी बैंक के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। फसलों का बीमा करवाने पर बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमा राशि का 1.5% प्रीमियम राशि जमा करानी होगी, जबकि वाणिज्यिक फसलों के लिए कृषक प्रीमियम 5% निर्धारित है। इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए कृषकों को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, किसान गोष्ठी और रात्रि चौपाल आयोजित करवा कर फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के पूर्व 33 जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के रबी सीजन में MSP पर 6.41 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद की गई है। इसके लिए 2.75 लाख किसानों को 4,820 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ये जानकारी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बुधवार को दी गई। किसानों से सरकार द्वारा खरीदी गई दालों में 2.49 लाख मीट्रिक टन मसूर, 43,000 मीट्रिक टन चना और 3.48 लाख मीट्रिक टन मूंग शामिल है। इसके अलावा सरकार ने 5.29 लाख किसानों से MSP मूल्य पर 6,900 करोड़ रुपए की 12.19 लाख मीट्रिक टन तिलहन की खरीद की है। चालू खरीफ सीजन की शुरुआत में सोयाबीन का बाजार भाव MSP से काफी नीचे चल रहा था, जिससे किसानों को काफी समस्याएं हो रही थीं। PSS योजना के तहत केंद्र के हस्तक्षेप से इस साल 11 दिसंबर तक MSP मूल्य पर 2,700 करोड़ रुपए की वैल्यू की 5.62 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 2.42 लाख किसानों को लाभ हुआ है। ये अब तक खरीदी गई सोयाबीन की सबसे अधिक मात्रा भी है। 2018-2019 से खरीद के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना के तहत MSP मूल्य पर 10.74 लाख करोड़ रुपए वैल्यू की लगभग 195.39 लाख मीट्रिक टन तिलहन और खोपरा की खरीद की गई है। इससे 99.3 लाख किसानों को फायदा हुआ है। और बात करते हैं किसान कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन वर्ष 2013-14 से 2024-25 के बीच 6 गुनी वृद्धि हुई है। इससे 2013-14 के करीब 21,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 1,22,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि किसानों के कल्याण के लिए लागू प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना निधि शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 75,000 ऐसे किसानों की सफलता की गाथा का संकलन जारी किया है, जिनकी आय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा संबंधित मंत्रालयों की योजनाओं से दुगनी से भी अधिक हो गई है। कृषि मंत्री ने कहा, राज्य सरकारों को कृषि के विकास के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार नीतिगत उपाय, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके इन प्रयासों में सहयोग करती है। अगली खबर, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को और सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने मनरेगा वर्कर्स, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, लगभग 20 राज्यों के कमिश्नर व अन्य अधिकारियों के साथ सीधी चर्चा की। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख हितधारकों में राज्य मंत्री कमलेश पासवान और डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी सचिव ग्रामीण विकास, शैलेश कुमार सिंह अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास, TK अनिल कुमार संयुक्त सचिव ग्रामीण रोजगार, रोहिणी R भाजी भाकरे और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कई नागरिक समाज संगठनों, NGO के अन्य हितधारकों ने भाग लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे गरीब भाई बहनों के लिए मनरेगा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसे और भी बेहतर बनाने के लिए संबंधित लोगों के साथ संवाद कर सुझाव लिए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विचार स्तर में कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि
ग्रामीण भारत के लाखों लोगों के जीवन में स्थिरता व सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन भी है। कोविड के समय तो मनरेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए उपायों के साथ गरीबों के लिए वरदान बन गई थी। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पंजाब में तेज शीतलहर की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिन के दौरान शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान भी व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, जनम और रायलसीमा में आज तेज बारिश होने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। AQI एक बार फिर से बढ़कर 500 के आंकड़े को छूने की कगार पर है। आज सुबह राजधानी के अधिकतर इलाकों में AQI 450 से 490 के बीच में दर्ज किया गया। इसमें सबसे खराब हवा नेहरू नगर में रही, जहां AQI 485 दर्ज किया गया। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। सरसों की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,575 रुपए। 18 दिसंबर को इसके सौदों में 295 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सरसों का भाव 5,280 रुपए पर आ गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों के भाव को देखें तो यहाँ 17 दिसंबर को सरसों का भाव था 5,716 रुपए। 18 दिसंबर को इसकी कीमत में 104 रुपए का उठाव आया और भाव 5,820 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में स्थिरता रही। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 दिसंबर को इसका भाव 5,940 रुपए पर बरकरार रहा। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 17 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 6,050 रुपए, जो कि 18 दिसंबर को 50 रुपए घटकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिनमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की MSP साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 17 दिसंबर को आलू का भाव रहा 2150 रुपए, जो कि 18 दिसंबर को 200 रुपए की बढ़त के बाद 2,350 रुपए पर पहुंच गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान आलू के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 18 दिसंबर को इसका भाव 100 रुपए उछलकर 1,400 रुपए से 1,500 रुपए पर पहुंच गया, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू की खरीद फरोख्त बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहां 17 दिसंबर को आलू का भाव रहा 1,400 रुपए, जो कि 18 दिसंबर को भी 1,400 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में आलू का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 17 दिसंबर को इसका भाव रहा 1,900 रुपए, जो कि 18 दिसंबर को 100 रुपए टूटकर 1,800 रुपए पर आ गया। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है।
कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र, कैमोर पठार और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों में गेहूं की बुवाई पूरी कर लें। वहीं बुंदेलखंड वाले हिस्से में प्याज की रोपाई का काम करें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई का काम करें। छत्तीसगढ़ में बस्तर पठार इलाके में कुटकी मिलेट की बुवाई का काम करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। ओडिशा के पश्चिमी लहरदार क्षेत्र में धान की कटाई और कपास की चुनाई जारी रखें। वहीं रबी की मूंग और उड़द की बुवाई करते रहें। यहाँ के किसान सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की बुवाई भी जारी रखें। ओडिशा के पश्चिमी मध्य इलाकों में धान की कटाई और कपास की चुनाई का काम करें। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार क्षेत्र में गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई का काम करें। मध्य ओडिशा में मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी का सही इस्तेमाल करते हुए आलू, प्याज और लहसुन की रोपाई करें। गांगेय पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में पान की बेल में ज़रूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करें। पान की बेल को हवा में गिरने से बचाने के लिए सहारा देने का काम करें। गांगेय पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिशा से चलने वाली हवाओं से बेलदार पौधों और बागानों को बचाने के लिए उत्तर की दिशा में बगीचों या बागानों को पॉलीथीन से कवर करें। कम तापमान की स्थिति में किसी भी जैव उर्वरक का इस्तेमाल न करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। अब खास खबरें। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विरासत पर संसद में बवाल मचा है। इस विषय पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस एक बार फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुद्दे को गलत तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है। संभल में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर छापा मारा। सुरक्षा के लिहाज से संभल में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मुंबई
नेवी बोट क्रैश मामले में नौसेना के स्पीड बोट के ड्राइवर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 10 नागरिक और 3 नौसेना के जवान हैं। 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले के 28 मछुआरों की स्वदेश वापसी हो गई है। इन्हें इस वर्ष सितंबर में बहरीन के समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू रक्षा संकल्प यात्रा लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा से निकाली गई। भाजपा के विधायक राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की जान चली गई। घने कोहरे के कारण आज सुबह भी सड़क हादसा हुआ। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।